देवियों, सज्जनों, हजरात व ख़वातीन एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं श्रद्धांजलि पेश करना चाहूँगा अपने इस वॉरियर को, अपने इस फौजी को जिनका पोर्ट्रेट यहाँ पर लगा हुआ है, बिपिन रावत जी को, कि सारी उम्र इनकी मुख्तलिफ फ्रंट्स पे टेररिज्म से लड़ते हुए गुजरी। तो मैं इनको सबसे पहले श्रद्धांजलि दूंगा। उसके बाद श्रद्धांजलि के बाद मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इंद्रेश कुमार जी को, प्रोफेसर गीता सिंह को भी, जो कि एकेडमिशियन तो हैं ही, साथ ही साथ वो एक स्ट्रेटेजिस्ट फॉर पीस भी बन गई हैं। इस तरह की कई कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने करी हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वैश्विक आतंकवाद बनाम मानवीयता, शांति और संभावनाएं। ये एक तरह से एक इंटरनेशनल सेमिनार है। इसमें सुबह के वक्त काफ़ी सारे जो एम्बेसडर्स थे कई कंट्रीज़ के, वो भी थे। और मुझे खुशी इस बात की है कि हॉल इस वक्त भी भरा हुआ है, क्योंकि आमतौर से इस तरह की महफिलों में जब लंच हो जाता है तो लोग घर को रुख करते हैं। ऐसा नहीं है, आप सब लोग यू आर डेडिकेटेड फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री। मैं सुबह सुन रहा था इंद्रेश कुमार जी को, उन्होंने कई बहुत अच्छी बातें करी और उन्होंने विश्वग्राम के ताल्लुक से, मैं उनको सुन रहा था, शायद 3 साल पहले एक मीटिंग थी, वासुदेव कुटुंबकम की बात हमेशा वो करते हैं। और एक शब्द देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो आपको दिया गया है ब्रोशर, इसमें है आतंकवाद। एक शब्द देखिए आतंकवाद, और एक शब्द आप सोचिए इंद्रेश कुमार जी, कितना फर्क है दोनों में। हम जब भी इंद्रेश कुमार जी की कोई बात सुनते हैं, उनका व्याख्यान सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि चांद किसी चांदनी, एक ठंडक जो है उनके अल्फाज में बिखर रही है, फूल बिखरते हैं उनके अल्फाज में। कभी मैंने उनको गुस्से में नहीं देखा, कभी चिल्लाते हुए नहीं देखा। और यही वजह है कि आज ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये उन्हीं का एक ड्रीम कम ट्रू है। और मैं समझता हूँ ये जो आतंकवाद के खिलाफ कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मैसेज है चार दांगे आलम में जाएगा। दिस वर्ड विल गो फार एंड वाइड। अब हमारे जो स्टेज पे मेरे दोस्त बैठे हैं, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, उसमें जनरल डीपी वत्स साहब भी हैं। थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बयान करूंगा, क्योंकि जो प्रोफेसर माधव है उन्होंने कहा ज़्यादा वक्त ना लीजिए, कोशिश करूंगा कि जल्दी अपनी बात को पूरा करूं। डीपी वत्स साहब को सुना हमने, जनरल ध्रुव कटोच साहब को सुना, उसके अलावा पी तोपदान साहब को सुना जो कि कश्मीर लद्दाख से आए हुए हैं, और मौलाना कौकब मुस्तफा को भी सुना। सभी ने बहुत अच्छी बातें करी। और मैं थोड़ा सा कुछ फोकस करना चाहूँगा। आपने जनरल वत्स साहब, आपने कहा कि आई एम हियर बाय डिफॉल्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आप यू आर, वी रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड यू, यू आर सन ऑफ द सॉइल। आपने अपने धरती को बचाया है दुश्मनों से, तो आप यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। आपने 2-3 बातें कही। आपने अशफाकुल्लाह का नाम लिया, आपने ब्रिगेडियर उस्मान का नाम लिया, आपने अब्दुल हमीद का भी नाम लिया, बिल्कुल सही। साथ ही साथ हम नाम लेते हैं राम प्रसाद बिस्मिल का भी, दे वर ऑल सन्स ऑफ द सॉइल। और आपने बात करी कश्मीर की। देखिए, आतंकवाद की जब बात आती है तो कश्मीर का नाम गाहे बगाहे ज़बान पे आ जाता है। कश्मीर में बचपन में था तो एक गाना सुनता था किसी पिक्चर में, है वादी कश्मीर है जन्नत का नज़ारा, हर चेहरा यहाँ चांद है, हर जर्रा सितारा। अब तो ऐसा नहीं है। बचपन में मैं अपनी माँ से कहता था गर्मियों की छुट्टी में मुझे कश्मीर ले चलो, लेकिन बीच में कश्मीर बजाय जन्नत के दोज़ख बन गया। लेकिन फिर मैं कहूँगा कश्मीर को फिर आज़ादी मिली 2019 5 अगस्त को, और वो आज़ादी मिली भारत सरकार के प्रधानमंत्री की टीम के ज़रिए। अमित शाह साहब थे उसमें, और पूरी टीम थी, हमारे जितने भी आप लोग बैठे हैं, आप सबकी दुआओं से। लेकिन अभी भी कश्मीर उस तरह से सेटल नहीं हुआ जिस तरह से हम चाहते हैं। देखिए, 67 साल के खड्डे हैं, होते होते ही घिसते घिसते ही जो है चीज़ जो है वो अपने कंट्रोल में आएगी। फिर भी मैं तारीफ़ करता हूँ भारत सरकार की, इस टीम की, इस गवर्नेंस की, जो मौजूदा गवर्नेंस है, जिसको गाइडेंस देते रहते हैं इंद्रेश कुमार जी। क्योंकि इंद्रेश कुमार जी के तकरीबन 12 साल कश्मीर में गुजरे हैं। सुबह वो बता भी रहे थे, उनकी जान भी बाल बाल बची है। और ये जो कश्मीर का जो ब्लू प्रिंट है, वत्स साहब, जो कश्मीर में जो 370 और 35 हटा है, ये उन्हीं के गाइडेंस की वजह से हटा है। पीछे डोवाल साहब भी थे। एक टीम वर्क है।
उसकी वजह से ये वहाँ पे अब बड़ा अमन चैन है। ऐसा कहा जाता था 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। मिसगाइड करने वाले विपक्षी हमेशा मिसगाइड करेंगे, लेकिन आप जैसे लोग जो हैं, समझदार लोग हैं, हर मजहब से हैं, हर तबके से हैं, हर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हैं, वो समझते हैं कि ये सरकार जो है वेल मीनिंग सरकार है और इस सरकार ने जो भी काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। तो आपने जो बात की थी, मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगा वत्स साहब, आपने बहुत अच्छा आपने जिक्र किया। लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कश्मीर की बर्बादी की जो जिम्मेदारी है, बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ, कड़वी बात कहने के लिए मैं जाना जाता हूँ, जिसकी वजह से कई बार मुझे नुकसान उठाना पड़ता है। आपने कहा कि या तो वहाँ फौजी दिखाई देता है या गरीब, बिल्कुल सही कहा आपने। उसकी वजह यह है कि कश्मीर का जो गवर्नेंस है कुछ फैमिलीज के हाथ में था, चाहे वो फैमिली महबूबा मुफ्ती की हो या अब्दुल्ला साहब की हो या एक और साहब हैं आज़ाद साहब उनकी हो। इन लोगों को जो देना चाहिए था कश्मीर का, इन लोगों ने कश्मीर को वो नहीं दिया। यही वजह है कि कश्मीर में बेचैनी है, कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर हैं, उसके लिए 500 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन अब खुदा का शुक्र है कश्मीर इज मच अंडर कंट्रोल और आने वाले दिनों में कश्मीर जो है जन्नतुल फिरदौस का नज़ारा बनेगा। मैं अब बात करूंगा जनरल ध्रुव कटोच साहब की। ध्रुव कटोच साहब को मैं आए दिन जो है बहस में देखता हूँ, बहुत अच्छी तरह से मोर्चा संभालते हैं, टेलीविज़न के ऊपर भी, जैसा इन्होंने फ्रंट पे संभाला था किसी ज़माने में। तो इन्होंने जिक्र किया अफ़गानिस्तान, सीरिया हो, अफ़गानिस्तान हो या पाकिस्तान हो। बड़े अफसोस की बात है जब आतंकवाद की बात होती है तो ये नाम आते हैं। और क्यों आते हैं? अभी कौकब साहब कह रहे थे कि इस्लाम का मतलब ये है पीस, द वेरी वर्ड इस्लाम मीन सबमिशन। वो सब ठीक है, लेकिन सामने वाला जब ये देखेगा कि कोई लड़का जो बारूद की भरी गाड़ी लेके ग्लासगो एयरपोर्ट में घुस जाएगा, सर्बिया के अंदर स्कूल के बच्चों में जो है उनको यरगमाल कर लिया जाएगा, वहाँ गोला बारूद छोड़ा जाएगा, शर्म अल शेख के अंदर आतंकवादी घुस जाएंगे, हमारी पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, तो सामने वाला तो सोचेगा ना। मैं कितना ही कहता रहा हूँ कौकब साहब कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, विच इट इज़, लेकिन सामने वाला ये देखेगा कर क्या रहा है। आप कलमा काले झंडे पे जो है लहरा के और वहाँ किसी अंग्रेज जर्नलिस्ट का सर कलम करते हैं, तो ये चीज़ें दुनिया देखती है। मैं कितना ही कहता रहा हूँ, कौकब साहब कितना ही कहते रहें, आरिफ मोहम्मद खान साहब कितना ही कहते रहें कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, विच इट इज़, लेकिन जो कुछ हम में से लोग कुछ गलत काम करते हैं, कुछ भटके हुए, कुछ भड़काए हुए लोग, उसकी वजह से न सिर्फ इस्लाम को, न सिर्फ मुसलमानों को, बल्कि पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचता है। आपने ये भी कहा कि एक मासूम इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमल से हम क्या, अमल में हम क्या कर रहे हैं, सामने वाला ये देखेगा कि इसका किरदार क्या है। और इसको मैं जोड़ना चाहूँगा, एक बड़ी अच्छी बात आई, ये वकील थी मोनिका साहिबा, इन्होंने एक बात ये कही कि हमारे कानून में लफ्ज़ ब्लास्फेमी नहीं है। पाकिस्तान में क्या होता है, अफगानिस्तान में भी क्या होता है, जहाँ कोई ब्लास्फेमी करता है, कोई इस तरह की बात करता है जो एंटी इस्लामिक है, उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। ठीक है, ये भी बात आई कि जो ब्लास्फेमी की बात करता है वो भी खुदा का बनाया हुआ है, उसको भी खुदा ने क्रिएट किया है, उसको भी साथ लेके चलना चाहिए, उसका भी एक रोल है, वो सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे कानून में और हिंदुइज्म के अंदर लफ्ज़ ब्लास्फेमी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें झगड़े फसाद वाली चीज़ें हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। आपने एक बात और कही ध्रुव कटोच साहब, लेफ्टिनेंट जनरल ध्रुव कटोच, कि अफगानिस्तान इज़ द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। ऐसा नहीं है। ये जो रजीम है मुल्ला उमर की रजीम से पहले वहाँ पर उसके किंग हुआ करते थे शाह ज़ाहिर शाह। उस वक्त अफगानिस्तान बहुत ही डेवलप कंट्री था, ड्राई फ्रूट्स के लिए लोग वहाँ जाते थे, और वहाँ पे मतलब जो लेडीज़ थी लेटेस्ट फैशन में रात को वो अपने घरों को जाती थी, ऑफिस में थी। आज जो सूरत है अफगानिस्तान की आपने देख लिया। आज़ादी की बात की गई, कैसी आज़ादी, कहे की आज़ादी, इंद्रेश कुमार जी बात कर रहे थे, जहाँ और आरिफ मोहम्मद खान साहब भी बात कर रहे थे कि वहाँ ख़वातीन को आज़ादी नहीं है। एक पायलट थी वहाँ, खातून पायलट, लेडी पायलट, उसको पत्थर मार मार के हलाक कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर मुझे पता नहीं प्रोफेसर गीता सिंह हैं या नहीं, उन्होंने जिक्र किया था मलाला यूसुफजई का। ठीक है,
बिल्कुल सही किया था। आज भी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में अफसोस की बात है, कुछ हमारे मुल्क में भी ऐसे खित्ते हैं जहां ये कहा जाता है कि बच्चियों को स्कूल मत भेजो, बच्चियां स्कूल में जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी। ऐसा हरगिज भी नहीं है। आप इस्लाम की तारीख पढ़ें, वहाँ पे जब ये होली वॉर्स होती थी, वहाँ पे जो रुफायदा हुआ करती थी, वो उनके नाम में एक हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक हॉस्पिटल भी है, तो वो सब ये लोग काम किया करते थे। बासूरत मैं इसमें ज़्यादा नहीं बहस में पढ़ना चाहूँगा। चाइना की बात करी आपने, रेडिकलिज्म की बात करी, और आपने तहरीक तालिबान की भी बात करी। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान आज बड़ा मुनज़्ज़म मुल्क हो गया है। रेडिकलिज्म हो, टेररिज्म हो, नुकसान थोड़ा बहुत पहुंचता है, क्रॉस बॉर्डर एरियाज में पहुंचता है, कभी कभी शहरों में भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब से पिछले 7 साल से आपने नोट किया होगा, आई एम नॉट कैरिंग मोदी सरकार ब्रीफ, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि पिछले 7 साल से जो आए दिन कभी बेंगलोर में, कभी कहीं बम फूटा करते थे, उसमें काफ़ी कंट्रोल है। तो हिंदुस्तान ने इसको कंट्रोल किया है, मजबूत सरकार है। इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने और अमित शाह जी की सरकार ने, डोवाल साहब उसमें काफ़ी अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, ऐसा सबको। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान एक विश्व गुरु, कई लोग कहते हैं बनेगा, बनने जा रहा है। मैं इस बात में यकीन रखता हूँ कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बन चुका है, क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा जो वैक्सीन हमने लगाई, किसी मुल्क ने ऐसा कारनामा नहीं करके दिखाया। बावजूद उसके हम लोग अपनी छाती नहीं ठोकते, खामोशी से ही हमने काम कर दिया। दुनिया देखती है कि कौन कितना काम करता है। और चाइना की बात की, चाइना की अब इतनी हिम्मत नहीं है। चाइना बड़ा मजबूत कंट्री है टेक्निकली, किसी भी तरह से। आज चाइना की इतनी हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी आंख से देख ले। अगर टेढ़ी आंख से देखा, उस वक्त जनरल बिपिन रावत ही इंचार्ज थे हिंदुस्तानी फौज के, किस तरीके से हिंदुस्तानी फौज ने लोहा लिया चाइनीज से। और चाइना ये भी जानता है कि डायरेक्ट अगर कभी वॉर हुई इंडिया चाइना की, तो चाइना को सख्त हार का सामना करना पड़ेगा। चाइना चाहे कितना डेवलप्ड है, चाइना को वॉर का कोई तजर्बा नहीं है। हो सकता है मैं कुछ यूटोपियन आपको लगे मेरी बातें, लेकिन चाइना कभी भी हिंदुस्तान से, जिसको हिंदी में कहते हैं, पंगा नहीं लेगा। जो बात कटोच साहब ने कही। अब तोपदान साहब, आपने एक बड़ा फायदे का जुमला कहा कि टेररिज्म जो है ये एक मानसिक रोग है, एक बीमारी है। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसको लोग औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्रफुल्ल केतकर ने भी सुबह ये बात कही, जो कि एडिटर हैं ऑर्गेनाइजर मैगजीन के, जो कि आरएसएस का मैगजीन है और बहुत अच्छा मैगजीन निकाल रहे हैं आजकल। उन्होंने ये बात कही कि ये टेररिज्म जो है ये एक बिजनेस बन चुका है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। हमें ये देखना होगा ये बिजनेस क्यों बना, जो इसकी जड़ें हैं उनको ख़त्म करना होगा। और ये भी बात सामने आई, ये बात गालिबन उन्होंने कही थी चिदानंद सरस्वती साहब ने। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, हालांकि उस स्टेज पे नहीं है, बड़े काम की बात थी। टेररिज्म का काम क्या है, जैसे एक जहनी बीमारी है तोपदान साहब, टेररिज्म का काम क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए मेरी बात, आप शायद थोड़ा सा स्लीपी फील कर रहे हैं। टेररिज्म जो है ये एक जहनी बीमारी तो है ही है, बिजनेस भी बन चुका है। और टेररिज्म का काम क्या है, हमको डराना, ठीक है। बम छोड़ दिया रास्ते में, लोग मार्केट में नहीं जाएंगे, इकोनॉमी खराब होगी, ठीक है। स्कूल में टेररिज्म कर दिया, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, कंट्री खत्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। और आखिर में मैं बस इजाज़त लेना चाहूँगा, कौकब साहब को मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। कौकब साहब, आपने ये कहा कि किसी भी इस्लाम का टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह की हरकतें होती हैं, और जब एक जर्नलिस्ट ने ये बात कही जो कि मुझे बड़ी खटकती है, और मैं इसको अक्सर चैलेंज करता हूँ अपने मज़ामीन के अंदर, कि ये कहा जाता है ऑल द मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट बट ऑल द टेररिस्ट आर मुस्लिम्स। ठीक है, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, ऐसा किसी भी कम्युनिटी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सामने वाला वही कहेगा जो कि वो देखता है, ठीक है। यहाँ अगर मैं उछल कूद करना शुरू कर दूं, गाली गलौज करना शुरू कर दूं, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दूं, जैसे टेलीविजन डिबेट्स पे आप कई हमारी कम्युनिटी के लोगों को देखते होंगे, तो क्या है, वो भी एक तरह का टेररिज्म है। तो सामने वाला जो देखेगा उसी के ऊपर कमेंट अपना करेगा। एंड बिफोर आई लीव, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा
कि ये बहुत मार्के की कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम आ गए नशिस्तन दुगुफ्तन कूरदन बर्खास्तन, यानी नशिस्त हो गए, मिल लिए, हाय हेलो हो गया, ठीक है, बातचीत हो गई, खाना खा लिया, उसके बाद घर चले गए। लेकिन बिल्कुल सही कहा था इंद्रेश कुमार जी ने कि इस मीटिंग से कुछ लेकर जाइए, ठीक है। इंद्रेश कुमार जी का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ तजर्बा है, बड़ी कुर्बानियाँ हैं उनकी, कई बार उनकी जान बाल बाल जाते जाते बची है, कश्मीर में भी और जगह भी। आज भी उनका जो नस्बुलैन है ज़िंदगी का वो ये है कि वो पुलों को जोड़ते हैं। हमेशा उन्होंने अपने बचपन से उन्होंने कोशिश की कि हिंदुओं और मुसलमानों में एक पुल बने, इसमें वो काफ़ी कामयाब हो गए। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुसलमान नाम सुनना नहीं चाहते थे, चाहे वो आरएसएस हो या वो बीजेपी हो, आज लाखों मुसलमान उसके मेंबर बन गए हैं। और इसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इंद्रेश कुमार जी साहब का कि जिन्होंने सही आरएसएस की सही डेफिनेशन बताई, बीजेपी की सही डेफिनेशन बताई। एक बात कह के आखिर में मैं बस इजाज़त लूँगा आपसे, मैं किसी पार्टी के किसी गुट के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ, ना मैं बीजेपी का मेंबर हूँ, ना कांग्रेस का, ना सपा, ना बसपा, ना शिवसेना का। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस के दौर में छोटे बड़े 2 लाख जो है कम्युनल राइट्स हुए थे, काफ़ी लाखों लोग मारे गए। लेकिन ये जो मोदी जी का 7 साल का दौर है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा दौर है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग बहुत आराम से चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऊंच नीच होती है, बहुत बड़ा मुल्क है, खटपट होती रहती है। लिहाजा मेरी आपसे बस यही दरख्वास्त है कि जैसा इंद्रेश कुमार जी ने कहा था और जैसा कि प्रोफेसर गीता सिंह ने भी कहा था कि आप अपने बच्चों को सही रास्ता बताइए। हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान जैसा प्यारा कोई मुल्क नहीं है, चाहे इकबाल ने कुछ शेर कहा हो या हम कुछ कहें। और आखिर में एक शेर के साथ, बहुत छोटा सा शेर है, मैं इजाज़त लूँगा और इजाज़त लेने से पहले ये भी कहूँगा अगर कुछ मुझसे गुस्ताखी हो गई हो तो मैं क्षमा याचना चाहूँगा। वो छोटा सा शेर ये है, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। बहुत बहुत शुक्रिया।